अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी तहरीके इंसाफ को। सबसे पहले सेगमेंट में क्योंकि तहरीके इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत के साथ जो चल रहे थे उनको कॉल ऑफ कर दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि जी उनकी हिदायत जेल से आ गई हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जुडिशल कमीशन जो है वो आपके पास 7 दिन है, उसके अंदर अंदर हुकूमत को चाहिए कि जुडिशल कमीशन बना दे सानिया नौमई के हवाले से। और ये जो डी चौक में जो सारी चीज़ें हुई थी इस हवाले से नहीं बनाया गया 7 दिन के अंदर अंदर, तो इसलिए हम मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ही साथ कुछ और चीज़ें भी सामने रख दी गई हैं। अल्टीमेटम भी एक तरह से दे दिया गया है। कहा यह गया है कि 3 जजेस की कमेटी आप बना लीजिए, तो फिर शायद हम मुज़ाकरात जो हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये मुज़ाकरात बिल्कुल हम ख़त्म समझें या ये समझें कि इसमें एक नई शर्त जो है वो आयद हो गई है, उसके तहत ये आगे बढ़ेंगे, या बस जी मामला सारा जो है वो खलास हुआ। इस पर आज हम बात कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम में। साथ ही साथ जब हुकूमत की बात हो रही है, PTI की बात हो रही है, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आज ज़रूर बात करेंगे, जो हमें एक बार फिर से ये दिखाई देता है कि एक पेज पर है अब हुकूमत के साथ। पिछले कुछ दिनों में हम आपको आगाह कर रहे थे कि उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराज़ियाँ, कुछ गिले शिकवे पैदा हो गए थे दोनों जमातों के दरमियान, नून और PP के दरमियान। लेकिन अब ये गिले शिकवे जो हैं ये मिटते हुए दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को लगता ऐसा है कि जी राज़ी कर लिया है। कैसे राज़ी कर लिया है आज के प्रोग्राम में यकीनन ये हम आपको बता रहे होंगे। और साथ ही साथ जी आज हमें बात करनी है पैका एक्ट को लेकर। ये एक मुतनाज़ एक्ट इसको कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। इस एक्ट में जो एक्ट 2025 में जो तरमीमी बिल था उसको कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर करा लिया गया है। इस पर सहाफ़ी बरादरी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है और कह ये दिया है कि जी इसके सेनेट में जाने से पहले हम अपना लाहे अमल जो है वो 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में उसको अनाउंस कर देंगे। और हो सकता है कि इसमें हम हाई कोर्ट में भी जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करें, और जो हमसे बन पड़ा हम इस तरमीम को रोकने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन जी कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने इसको अपोज किया हो। जो भी हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, किसी एक ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। वो सारी जमातें जो हमेशा सहाफ़ियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करती रहती थी, आज उन तमाम की आवाज़ें इस पर खामोश दिखाई दी। और जो ही PTI ने एहतजाज किया, वो ऐवान से बाहर निकली, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि विदिन 8 मिनट्स इसको जो है वो मंजूर करवा लिया गया। बट लेट्स सी आगे चलकर इस पर क्या होता है, सेनेट में ये मंजूर होती है नहीं होती है, सहाफ़ी इस पर कितना जो है रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, इसको हमें देखना होगा। और जी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं नाज़रीन, हम हमेशा से बचपन में ही सुनते आए हैं कि रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों तकरीबन एक ही जुर्म है। हमारे मज़हब में इस बारे में क्या हुक्म है ये भी हम सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन नाज़रीन आज हम जब मलिक रियाज साहब की बात कर रहे होंगे, हम कुछ ऐसे वीडियोज़ की बात कर रहे होंगे, मुबैना वीडियोज़ की जिनके हवाले से वो दावा करते हैं कि उनके पास मौजूद हैं, तो आज हम बहुत सारे सवालात भी इस हवाले से जो हमारे जहनों में, आपके जहनों में, वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे वज़राए आज़म के हवाले से कहा जाता है कि जी उनको पहले तो बहुत सारे घर वो बनवा के देते थे और फिर उनको घर भिजवाने वाले भी जो है वो मलिक रियाज खुद होते थे। लोगों को जो फ़ायदा देने वाली शख्सियत हैं वो भी मलिक रियाज खुद होते थे, और फिर फ़ायदा देकर रिकॉर्ड रखने वाली शख्सियत भी मलिक रियाज ही हैं। सहाफ़ी हों, जजेस हों, वकला बरादरी हो, सियासतदान हों, तमाम को तमाम कौन नवाजता रहा? मलिक रियाज साहब नवाजते रहे। क्यों नवाजते रहे जी? और फिर 25-30 साल का उन्होंने रिकॉर्ड क्यों रखा? किस वक्त पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं? काफ़ी उनको शातिर दिमाग कहा जाता है, लेकिन वो तमाम गुर जानते थे बकौल उनके पाकिस्तान में कारोबार करने के। ये गुर उन्होंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए और आगे वो कौन कौन से गुर इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी नाम आता है जब हम मलिक रियाज साहब की बात करते हैं। तो जी आज से कुछ सालों पहले क्या हुआ था, जब हमने नाम सुना था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार साहब का, 2012 में मई का महीना था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। किन से डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। काशिफ रफ़ीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और शराज हसनात साहब भी लाहौर ही में हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तमाम लोग सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं उन मामलात पर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी। तो इसलिए जी आज हमने इनको ज़हमत दी है। अब जब हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि बैरिस्टर गौहर ने आज क्या कहा है जब ये मुज़ाकरात को कॉल ऑफ करने की उन्होंने बात की है। क्या पैगाम उनको बानी की तरफ से आया है? क्या उन्होंने हुकूमत से कहा है? अल्टीमेटम कैसे दिया है? क्या कहा है? पहले बैरिस्टर गौहर की ज़बानी सुनते हैं। काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी।
मुज़ाकरात जो हैं जी वो ख़त्म हो गए, कॉल ऑफ हो गए, अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन फिर साथ में ये भी कह दिया कि अगर कर लेती है तो फिर ये 7 दिन वाला क्यों था? फिर वेट कर लें थोड़ा और जवाब आ जाने दें बाकायदा तौर पे हुकूमत की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, जिस वक्त ये तहरीरी मुतालबात दिए गए थे जी सर। 7 रुकनी जो इत्तेहादी कमेटी थी उसको तो ये कहा गया था कि 7 रोज़ के अंदर अंदर कमीशन बनाया जाए। अगर कमीशन नहीं बना तो उसके बाद फिर हमारे मुज़ाकरात का अगला राउंड नहीं होगा। यही वो बात उन्होंने रिपीट की है कि हमारे 7 दिन मुकम्मल हो गए हैं, आप कमीशन बना दीजिए, भले आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दीजिए या हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दीजिए। अगर कमीशन बन जाएगा तो हम आगे गुफ्तगू को लेके चलेंगे, अगर कमीशन नहीं बनेगा जो उनका प्राइमरी मुतालबा है तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। अब मसला ये है कि ये सियासतदान 8 जमातें बैठ के टेबल पर मुज़ाकरात कर रही हैं और एक दूसरे को रास्ता देने की, एक दूसरे के साथ मामलात को अफाम तफहीम से चलाने की गुफ्तगू हो रही है, भले अपोजिशन का मुतालबा हो या हुकूमत का हो। मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात जो बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की, ये पहले दिन से उनका यही मुतालबा है। अगर हुकूमती इत्तेहाद इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करता या कोई उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता या उसको अंगेज नहीं करता, ये उनकी खामी है। और अगर ये अपने मामले पे रजिस्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात को आगे लेके जाना नहीं चाहते। लेकिन इस सब की जिम्मेदार बहरहाल ये सियासतदान होंगे। फिर ये कल कोई गिला शिकवा नहीं कर सकेगा कि जी हमने मुज़ाकरात करने थे, हमने क्यों नहीं किए, हमने ये नहीं किया। सियासत में आप हाईएस्ट लेवल पे डिमांड करते हैं हुकूमत से और देने वाला जो है वो लोएस्ट लेवल से शुरू करता है, देने की पोजीशन में है कि नहीं। ये हो रहा है अभी मुज़ाकरात में सर, दोनों तरफ से। मेरा चलिए उधर से तो हाईएस्ट हमने मान लिया, इधर से लोएस्ट से शुरू किया गया। मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि सियासत है, विजन है, चीज़ों को आगे लेके चलना है, मुल्क के लिए कर रहे हैं मुज़ाकरात। जब शुरू हुए थे तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा पाकिस्तान के लिए हमने मुज़ाकरात शुरू किए हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने कहा हम भी पाकिस्तान की आवाम के लिए मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या अजीब असलूब है कि दोनों अतराफ से पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए, पाकिस्तान की आवाम को आसूदा हाल करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद फिर इतना रिजिड बयान आ गया कि ये चीज़ें नहीं है। आज अगर वो कमीशन बनाने के हवाले से बात मान लेंगे इत्तेहाद तो फिर कल राउंड हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही हमने बात नहीं करनी, उन्होंने कहा जी कमीशन बना दें, मामला आगे चला लें, कमीशन नहीं बनेंगे हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के अंदर अभी उन्होंने एक विंडो ओपन रखी है गुफ्तगू की। ठीक हो गया। मैं नौशाद साहब सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर फरमा दीजिएगा, पहले 1 हफ्ते का डेडलाइन, उसके बाद आज बयान और अभी एक और डेडलाइन है हमारे सामने 31 जनवरी की। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशराइज कर रही है। उन्होंने फ्रंट फुट पे आके ये बात कही है। एक्चुअली यही बात उमर अयूब साहब वो कर चुके हैं कि चौथा इजलास नहीं होगा। तो चौथा इजलास अगर नहीं होगा तो वो एक ही बात है, मुज़ाकरात कॉल ऑफ करें या चौथा इजलास ना हो, ये एक सेम बातें हैं। लेकिन इसमें जो एक अहम पहलू है वो आप याद रखिए कि जो उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी थी उस पर उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई एक्शन लेने का नहीं कहा या उसको दोबारा शुरू करने की कोई बात नहीं की। तो मेरी नजर में जो मैं अभी तक देख रहा हूं उसका मकसद यही है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, गवर्नमेंट को आसूदा ना छोड़ा जाए इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, जो हमें नजर भी आ रहे हैं कि अगर आपको याद होगा कि फौरन बाद ये कहा गया था हुकूमत की तरफ से जी हम बिल्कुल इन राइटिंग 7 दिन बाद उसी तरह जिस तरह उन्होंने जो है वो हमें लिख कर दिया है हम भी लिख कर जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिले है उसको मद्देनजर रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आई है। लेकिन इसके ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी और इतनी ज्यादा वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेडलाइन वो 31 जनवरी की हो या डेडलाइन ना भी हो, तब भी देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें और पार्लियामान के जरिए आगे बढ़े। बाकी तमाम रास्ते जो है वो करके देख लिए गए हैं, सड़कों को भी देख लिया गया, हमलावर होके भी देख लिया गया, बाकी दीगर रास्ते भी ऑप्ट कर लिए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही चॉइस है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो अपने आप को कोई बहुत जिसे कह लीजिए कंफर्ट जोन में समझे, क्योंकि यहाँ इस मुल्क के अंदर जब जिसने ये समझा है कि वो बहुत कंफर्ट जोन में है और जी उसके लिए कोई मसला नहीं है, उन्होंने एक्सटेंशन भी दे ली है, उन्होंने अदालतें भी मैनेज कर ली हैं और अब उनके ऊपर कोई मसला नहीं, तब वो एक ऐसी उनके नीचे से जमीन खींची गई है कि जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये किस साइड से जमीन खिंचेगी। तो इसलिए हुकूमत को ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत का काम है कि अपने ये मामलात है मुल्क के उसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करे, यकीनी बनाए कि यहाँ पर
इंतशार ना हो, क्योंकि सही हो गया सर। हुकूमत ये चाहती है कि मईशत मुस्तहकम हो, तो हुकूमत का ये फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करे और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे। इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा हुकूमत को। ठीक है, ठीक है। और जो मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, हुकूमत जो कर रही है उससे उसको कोई फायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन पीटीआई जो कर रही है, जिस तरह से खास तौर पे आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया नौशाद साहब ने, जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आती हुई आज हमें दिखाई दी, पीटीआई को सर इससे कोई फायदा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि जहाँ से मेरा भाई काशिफ रफीक शुरू किया करता था, मैं आज बात वहां से शुरू कर सकता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि वो जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो एक दफा टूटेगा और बाकी लोग मानते नहीं थे। और आज मैं ये कहने की पोजीशन में आ गया हूँ कि जैसे मैं कहा करता था कि मुज़ाकरात का सिलसिला टूट जाएगा और फिर जब दोबारा जुड़ेगा तो उसके बाद मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। तो चल एक बार अच्छा या बुरा, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी वो जो क्या कहते हैं मिमिक्री स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश जबरदस्त है सर, जबरदस्त है। दिल पे लग रही है काशिफ साहब के, आएगा अगले सेगमेंट में जवाब, फिक्र ना करें आप। मैं तो शुरू से ही ये गुजारिश करता चला आ रहा हूँ कि इस राउंड में कुछ नहीं होने वाला। अभी आपको 40 दिन इंतजार करना है। मेरा ख्याल है अगले 40 दिन में कोई ना कोई एक चीज और होगी। उसके बाद जो कुछ तय पाएगा उसके नताइज आपको 6 से 8 महीने में नजर आने शुरू होंगे। फिर उसकी डेडलाइन जो है वो अभी तक मेरा ख्याल तय नहीं हुई और इसी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही। चीजों को एक शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो नौशाद साहब ने पॉइंट रेस किया है, मैं इसकी बिल्कुल तायीद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जितना भी हम इसको ताखीर करेंगे, खा वो पीटीआई की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, उसका सरासर नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत जो है उसको हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। तो हमें इसको लटकाना नहीं चाहिए, हमें इसको बेहतर करना चाहिए, इस मामलात से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सही हो गया। बाकी जो आपने जो मुज़ाकरात की बात है, तो मैं ये यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह नताइज जो है वो मेरा भाई काशिफ कहा करता है कि नताइज से ही रास्ता निकलेगा। जैसे मियां शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम जब वजीर आला हुआ करते थे तो वो कहते थे मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, तो ये चश्मा जो है फैज़याबी का वो भी यहीं से निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है। आप ये फरमा रहे हैं शहजाद साहब कि अगर इसमें मजीद डिले होता है, सिचुएशन इसी तरह से रहती है, कुछ क्लैरिटी नहीं आती है मामलात के अंदर, तो फिर इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा होगा। मैं शहजाद साहब ये सवाल लेके आपके पास आऊंगी कि जो लोग इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व हैं उनको पाकिस्तान की फिक्र है? आपको लगता है? क्योंकि जो सूरत हाल है वो तो ये दिखाई देती है कि जी सारी चीजें एक तरफ, हमारी हुकूमत चल रही है तो बस ठीक है, चलती रहे। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। जो हकीकत है मुज़ाकरात की, और ये वो मुज़ाकरात हैं जो दुनिया देख रही है, और इन मुज़ाकरात के कामयाब या नाकाम होने से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ता है। अच्छा। और इन मुज़ाकरात के हवाले से पहले ही पेशेनगोइयां कर दी गई थी कि इन मुज़ाकरात का कोई सिर पैर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो डेडलॉक था वो उसी वक्त सामने आ गया था जब पीटीआई जुडिशियल कमीशन मांग रही थी और गवर्नमेंट ने उससे डिनाइल कर दिया था कि जब मामला अदालत में है तो उसमें किसी सूरत नहीं हो सकता। दूसरा, इसके अंदर जो जहर फशानी की गई वो मुख्तलिफ सीनियर लीडरान दोनों पार्टियों के थे जो चाहते ही नहीं थे कि ये मुज़ाकरात किसी भी सूरत आगे मंडेर चढ़े, और वो दोनों तरफ जब भी, यानी इवन आज भी अगर बैरिस्टर गौर का जब ये स्टेटमेंट आया जहाँ पे एक ऑप्शन भी दी गई है, तो दूसरी जानिब से ख्वाजा आसिफ की तरफ से फिर तीर के निश्तर चलाए जा रहे हैं और सूरत हाल को और खराब किया जा रहा है। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आयद होती है, और यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है PMLN की, वो ये समझती है कि वो हर चीज से मावरा है और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे जो उनका रोल है वो डेफिनेटली, जिस तरह ये बात की गई कि ऑपोजिशन मेजर मांगती है और गवर्नमेंट माइनर से शुरू करती है, मगर यहाँ इस ऑपोजिशन के मेजर के ऊपर जो आपने पूछा भी था उसका जवाब शायद नहीं दिया गया। यहाँ से माइनर की कोई पॉसिबिलिटी सामने नहीं आ रही, और इसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि आज बैरिस्टर गौहर बानी इमरान खान से मिले, और दूसरी जानिब से भी मुज़ाकरात जो हैं वो उन मेंबरान के पास इख्तियार नहीं है, जो मैंने पहले भी गुजारिश कई दफा आपके प्रोग्राम में की कि दोनों जानिब के मेंबरान के पास इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेंजर्स हैं जो मैसेजेस लेते हैं और उसके बाद आगे डिलीवर करते हैं, और आगे से जो आप गो हेड उन्हें मिलता है सर, जहाँ पे इख्तियार था वहां से तो इनकार हो गया ना कि हमसे ना करें भाई सियासी मामलात पे बात, उधर करें जाके। देखिए, वो उनका फर्ज बनता है कि वो ज़ाहरी तौर पे सामने आके यही बात करें कि आप हमसे सियासी मामलात पे मुज़ाकरात ना करें, मगर क्या आप, मैं या बाकी सारे पैनलिस्ट समझते हैं
कि बैकएंड पे कोई और डिप्लोमेसी या बैकएंड पे कोई और डायलॉग या डिस्कशन या कोई लेन देन की बात या कोई काशी बकौल काशी के डील या डील की बात नहीं हो रही, तो दैट इज गोइंग ऑन। और हम इस चीज को मत भूलें बार बार कि इवन जो ये अभी 22 तारीख वाली भी अमेरिका में वो कांग्रेसमैन ने उसको बुलाया हुआ था, जो वो हेयरिंग हुई है, जो वहां पे सारा मीडिया सारे कांग्रेस के बहुत वायरल भी हो रही है सर पूरे पाकिस्तान में, हर जगह जी, उसका इम्पैक्ट आएगा, सारी चीजें सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जिस तरह पीपल्स पार्टी खेल रही है, आप आगे उस पर जिक्र भी करेंगी, वो ना सिर्फ पिच के दोनों तरफ खेल रही है बल्कि तीसरे अंपायर को भी साथ मिलाया हुआ उसने। ठीक हो गया शराज साहब, आप लोग हमारे साथ ही मौजूद हैं। मजीद आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया है, तीसरे आप कह रहे हैं कि अंपायर को भी मिलाया हुआ है। लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुज़ाकरात को लेकर तो जो होगा उस पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। ये पैका एक्ट को लेकर जो अभी मामला बहुत ज़्यादा में गर्म दिखाई देता है, मुतनाज़ एक्ट इसको कहा जा रहा है, क्यों ये मुतनाज़ है, सहाफ़ियों को क्या एतराज़ात हैं और हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। PTI के बाहर जाते ही इसको कैसे यहाँ से मंजूर कर लिया गया और अब क्या रिएक्शन आ सकता है मुख्तलिफ़ हल्कों की जानिब से और उसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं इसको। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले शराज साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2 नहीं 3 फरीकैन को साथ मिलाकर सारी चीज़ जो है उसको लेकर चल रही है। अब ये क्या चीज़ लेकर चल रही है, क्यों हुकूमत जो है उसने PTI को नाराज़ कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बना लिया है। अब जब ऑफ एयर बात कर रहे थे काशिफ रफीक साहब, मैं और आप, तो आपने मुझसे कहा जी कि PTI को चले खफा होती रहे, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पीपल्स पार्टी को मनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसको मना लिया गया। कैसे मनाया गया सर? ये एक बड़ी वो थी, सिलेक्शन बोर्ड था, उसके इजलास में बिलावल भुट्टो साहब को शामिल कर लिया गया। सर देखें, पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने हुकूमत में हिस्सा भी नहीं लेना, हमने हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, अगर कोई खामियाँ हैं, कोई पॉलिसियाँ, हमने उसके अंदर भी नहीं जाना और हमने अपनी मर्जी की बातें भी लेनी, हमने DC भी अपना लगवाना है, हमने गवर्नर भी अपना लगवाना है, हमने मामलात भी अपने चलवाने हैं। ठीक है। अब जिस वक्त ये सिलेक्शन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और हाई पावर बोर्ड जो है वो नहीं हुए थे, उसमें एक बात ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेसी को चीमा साहब इंटरटेन नहीं कर रहे, उनको खुद इस बोर्ड का हिस्सा बनना है। वो नोटिफिकेशन हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब को भी उसमें डाल दिया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी डाल दिया गया। एक तो ये मामला हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ ये नोटिफिकेशन होता है, हाँ। आज और गुज़िश्ता रोज ही पीका एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। आज वो पीका एक्ट जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया जाता है और उसके बाद असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाता है। ठीक। अब आप बताइए कि पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जी आप पहले हमें इधर से सपोर्ट दें, इधर से सपोर्ट ले लें। अब कल ये पीपल्स पार्टी खड़ी होकर किस मुंह से कहेगी कि हमने आज़ादी इज़हार राय के हक में है, मीडिया की आज़ादी के हक में है, हम कदगनों के खिलाफ नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका, और देखिए नहीं, असल मामला ये नहीं है, असल मामला ये है कि जिस वक्त ये कॉर्पोरेट कंपनीज हुकूमत में आती हैं तो इनको मीडिया की आवाज, सोशल मीडिया की बातें बुरी लगती हैं। वो PTI का दौर हो, वो उससे पहले नून लीग का दौर हो, उससे पहले कोई और दौर हो, फिर PTI के बाद PDM का दौर हो, और ये मरियम औरंगजेब साहब की साहिबा जब वज़ीर इत्तला थी उस वक्त से ये एफर्ट चल रही थी। आज फाइनली वो पीका एक्ट को कोई और अथॉरिटी का नाम दे के, कोई और उसमें लवाजमात करा के, और आपने किसी सहाफ़ी तंजीम को एतमाद में नहीं लिया, सहाफ़ी वॉकआउट कर रहे हैं, आपने आज उसे कसरत राय से मंजूर किया जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोटिंग की है। अच्छा, अब नून लीग साथ है, बाकी इत्तेहादी भी होंगे, फजल रहमान साहब चूंकि अपोजिशन के थे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, PTI ने नहीं उसको माना। अब ये जब कानून साजी आपने कर दी है तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि ना हमारे ऊपर कोई तनकीद हो, ना हमारे ऊपर कोई बात हो, हम जो चाहे करें, बादशाह सलामत की हुकूमत है, जिसको चाहे साथ मिला ले, जिसको चाहे छोड़ दे। लेकिन जिस वक्त जो बात नौशाद साहब ने की, जिस वक्त इंसान तकब्बुर में और इस तमकनत से बैठा होता है कि उसके इक़्तिदार को दवाम हो गया और उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसी वक्त इक़्तिदार जो है ना उसकी नाव डूबना शुरू हो जाती है। ये वो बुनियाद है। अगर इस हुकूमत का सिस्टम डिस्टेबल हुआ, ये बुनियाद बनेगी, इस तरह की हरकतें बुनियाद बनेंगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो तो पहले दिन से कह रही है खुले बाजू से कि तहरीक इंसाफ को आप हमें अपना वोट बैंक दें, पार्लिमान में नंबर हमें दें, हम पार्लिमान में अदम एतमाद लेके और चीजें चलाएं। अब PTI कब तक इस बात पे आती है, राजी होती है या नहीं होती है, इसी के ऊपर गेम फंसी हुई है। जैसे PTI और पीपल्स पार्टी एक हो गए, नून लीग घर चली जाएगी। ठीक है जी, PTI राजी होती है नहीं होती है ये सवाल अपनी जगह, लेकिन मेरा शहजाद साहब आपसे ये सवाल है कि ये एक्ट जो है ये आपको लगता है कि तरमीमी एक्ट जो है ये सेनेट से हो जाएगा मंजूर, सहाफ़ी ऐसा होने देंगे? क्योंकि अभी तो बड़े एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं सारे सहाफ़ी सर इसको लेके।
आसमा वो जो बेचते थे दवाएं दर्द दिल दुखा अपनी बढ़ा गए, तो मतलब सहाफियों के पास कौन सी तोपे और टैंक होते हैं जो वो मजबूर करके तो नहीं पास होने सर हाई देंगे कोर्ट की सेनेट से। ऑप्शन है, हमारी क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन है। ना 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 हमारी कोई औकात है ना बसात है इस हम में। ये देखें, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं काशिफ भाई के साथ खड़ा हो रहा हूँ कि ये इशू ऐसा है कि इसमें सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं। ये मियां नवाज शरीफ के पिछले दौर में जो 2013 से ऑनवर्ड था 17 वाला, उसमें फिका एक्ट का डोल डाला गया, इस पे काम हो रहा था। उसके बाद मुझे याद है कि पीटीआई की हुकूमत आई, फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, तो एक कोई सीनियर लोगों की एक ब्रीफिंग में मुझे भी शरीक होने का मौका मिला, तो वहां पे भी बड़ी शद्दोमत से पीटीआई इसकी हमायत कर रही थी। और उसके बाद अब ये अब आपने मंजूर करवा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सहाफी, ये आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफत, ये सिर्फ अपोजिशन का मसला हुआ करता है इस मुल्क में, ये हुकूमत का मसला नहीं हुआ करता। हमारी बदकिस्मती ये है बतौर सहाफी, जो मैं महसूस करता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे बाकी भाई भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो सहाफी लोग हैं, इनकी तंजीमें आपस में इतनी ज्यादा हैं और उनके दरमियान इतनी नाइत्तेफाकी है कि हुकूमत खुद से ये कोशिश करती है कि इनके दरमियान कोई इत्तेफाक ना हो, जिसका फायदा हमेशा से हर हुकूमत उठाती है। वो किसी एक धड़े के सर पे हाथ रखती है और दूसरे तमाम लोगों को आगे लगा लेती है। इस मामले में भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो सभी मुखालिफ दिखाई देते हैं सर इसके। अभी सभी मुखालिफ तो दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए दो चार लोगों का मुजाहरा करते हैं, अंदर खानी कहते हैं कि हम किधर नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जो करना चाहते हैं कर लें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज जो आलमी तंजीम है सहाफियों की, उसने इनकी जो है वो मुस्तरद किया है इन तरामीम को और कहा है कि स्टेक होल्डर्स को इसमें एतमाद में लिया जाए। और यकीनी तौर पर मुझे बज़ाहिर ये मालूम पड़ता है कि कोई भी सहाफी धड़ा हो वो इस तरह के किसी कानून की हिमायत नहीं कर सकता, चाहे अंदर जो भी सूरत हाल हो, लेकिन नजर बज़ाहिर उनको इसकी मुखालफत करना पड़ेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या हुकूमत को हमारे किसी काम से फर्क भी पड़ता है या नहीं। आपने देखा कि यहाँ पे तो जब वो करने का धार लेते हैं या वो ठान लेते हैं, तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपकी कौमी असेंबली, यहाँ पे लोग लाइनों में लग के उस कानून के हक में, और फिर वो कहते हैं कि अब हो गया ना सर, जिसकी लाठी होगी सर, भैंस भी तो उसी की होगी ना, जिसके पास लाठी है भैंस उसी की है। क्यों नौशाद साहब? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून आज भी जिन्स तो ना चेंज करे ना भैंस की सर। नहीं, वो गलती से माजरत चाहता हूँ, वो मेरे से हो गई सर। वो मैंने कहा पता नहीं आपने ट्रम्प ने जो सिग्नेचर कर दिए उसके बाद आप जिन्स वाले मामले पे थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं हूँ मैं, बोलने में मुझसे मैं असल में कोई और मुहावरा साथ बोलना चाह रहा था, मैंने उसी को कंटिन्यू कर दिया। मसला ये है कि ये जो सारा मामला है ना, देखिए हुकूमतें जो है ना, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी जमात। पीपल्स पार्टी में एक जमाना था कि पीपल्स पार्टी में थोड़ी बहुत ये कैपेसिटी थी, लेकिन आज जिस तरह शर्जील मेमन साहब ने गुफ्तगू की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी से मुतालिक सवाल पर, उससे अंदाजा हो रहा है कि वो भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसमें ये बाकी सारे हैं। बाकी जमातों से भी ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। असल मामला क्या है, ये दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सोशल मीडिया का जो कोहराम बरपा हुआ है और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया या इस कौम को सोशल मीडिया विक्टिम बनाया गया, मैं उससे एग्री करता हूं। लेकिन मैं इस चीज पे भी एग्री करता हूं कि आपके जो कवानीन होते हैं ना, देखिए कवानीन होते हैं डेटरेंट्स, यानी वो डेटरेंस क्रिएट करते हैं, वो प्यूनिटिव नहीं हुआ करते। ये जो कवानीन है ना जो आप बनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें शायबा मिलता है कि ये प्यूनिटिव है, यानी इसमें कोशिश है कि किसी को निशाना बनाया जाए। निशाना बनाया जाना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि आपने डेटरेंस क्रिएट करनी है उस एक इलविल के अगेंस्ट या उस एक एनोमली के अगेंस्ट जो इस वक्त मुल्क में राइज हो चुकी हुई है। अब जिसने 3 साल काटनी है उसने 2 साल भी काट लेनी है, 5 साल भी काट लेनी, सजा का तयन आप खुद कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं तयन, ये आपके लेजिस्लेटर्स की जिम्मेदारी और उनकी सेंस पे डेवलप करता है कि वो क्या किस चीज को सामने रख रहे हैं। असल मामला ये है। एक और बात बता दूं, यहाँ पे गलत खबरें जो हैं जिस बात के ऊपर की जा रही, फेक न्यूज अथॉरिटीज खुद देती हैं। मेरी इस
दिहाइयों की जो सहाफत है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को, ऐसे महकमों को जिनके सरबराहान, जिनके तर्जुमान, जिनके इर्द गिर्द के लोग खुद बुलाकर जाली खबरें देते रहे हैं, जाली खबरें चलवाते रहे हैं इस मुल्क के अंदर। वो खुद चाहते हैं कि ये जाली खबरें चले, तो जब जाली चलिए खबरें सर, अब नहीं चलवाने चलेंगी वाले ना, को क्या अब नहीं इसका चलेंगी कोई- ये वैसे मैं वैसे ही कह रही हूँ, नहीं चलेगी। जो चलेगा वो सभी को पता है। शराज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हुज गोना डिसाइड कि जी ये स्टोरी जो है ये गलत है, ये स्टोरी जो है ये सही है। और मैं काशिफ साहब वाली एक बात करना चाहूंगी, जैसे शहजाद साहब कहते हैं ना कि वो कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया था, तो मेरे इसी प्रोग्राम में बहुत बार काशिफ साहब ये कह चुके हैं कि घबराए तो वो जो झूठी स्टोरीज देता है, भाई बाकी सहाफियों को घबराने की क्या जरूरत है। तो शहजाद साहब आप तो नहीं घबराए ना? देखिए जी, मैं दो गुजारिशात करता हूँ, क्योंकि शहजाद फारूकी साहब ने कुछ शेरो शायरी की तो मेरी भी रग पड़की है। अच्छा और वो अच्छा, यहाँ वाह पे वाह, ये बड़ा इरशाद इरशाद। जैसी साहब का शेर कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। वाह, तो गुजारिश इसमें ये है कि तमाम की तमाम पार्टियां इसमें एक हैं। अगर आज पीटीआई बाहर निकली है असेंबली से, हाँ, तो मैं उनको भी उतना ही गुनेगार समझता हूं जितना Yes. बाकी पार्टीज को गुनेगार समझता हाँ. हूं, क्योंकि उन्हें बाहर निकल के बायकॉट करने की बजाय हाँ. इस पे अपनी रिजर्वेशन असेंबली के Time अंदर दिया वोट गया करवानी उनको। चाहिए थी। बायकॉट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। और पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने गुजारिश की, दे आर प्लेइंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द पिच एज वेल, तो उसमें सारा नजर आ रहा है। तो तीसरी बात काशिफ साहब ने की, वो इंपॉर्टेंट है कि जब उस हाई लेवल पावर कमेटी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शामिल किया गया है, तो उस कमेटी ने ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन और चीजों को डिफाइन करना है। तो आप पीपल्स पार्टी का एक यानी मेंटल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी चेक कर लें कि उनका एक शरीक चेयरमैन जो है वो उस कमेटी का हिस्सा बन रहा है जो ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशंस को डिफाइन और डिसाइड करेगी कि क्या होना है। लास्टली, जो तमाम ये जो मीडिया अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे जमाते हैं, या सारी की सारी इसमें वर्कर्स जो धड़े हैं, वो जिस तरह फारूकी साहब ने कहा, वो कहीं पे भी एक नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि ना हुकूमत उन्हें एक होने देगी। मगर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम जितना मर्जी शोर मचा लें, हम जो मर्जी कर लें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये ऐसे कैसे चलेगा? आपको याद होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी साहब ने, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, एक ट्विटर अकाउंट निकाला था फेक न्यूज बस्टर के नाम से। और उसमें वो क्या करते थे कि जो भी स्टोरी उनके अगेंस्ट में होती थी, ऑफिशियली तौर फेक में डाल देते थे उसको, इंफॉर्मेशन उसको उसमें डाल के फेक का ठप्पा, बकायदा एक स्टैंप उन्होंने बनाई कंप्यूटराइज, जो फेक का ठप्पा लगा देते थे उसके ऊपर के जनाब ये फेक है, और रिपोर्टर चीखे मार है। अब इसको डिफाइन कोई नहीं कर सकता, इसको डिफाइन करेगा गवर्नमेंट। आप ये इमेजिन कर लें कि बड़ी गलत बात थी जो मरियम नवाज साहिबा और यूएई के उस आला ओहदेदार की तस्वीरें वायरल की गई गलत करके, और उसमें और अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने किसी की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, एक खातून को हरासा किया गया, मगर एफआई के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, और मरियम नवाज साहिबा के उस पे अनऑफिशियल, यानी इट वाज नॉट अ कंप्लेन बाय द चीफ मिनिस्टर, इट वाज अ कंप्लेन फ्रॉम समवेयर एल्स, वे जहां पे उन्होंने ये किया कि उन्होंने 18 बंदे उठा लिए, तबाहियां मचा दी, डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर प्रेस सर जी क्या गिला कर रहे हैं आप? अब वो जो आम खातून है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सीएम साहिबा के बराबर तो नहीं हो सकती ना सर जी? क्या क्या बात कर रहे हैं शहजाद साहब? शहजाद साहब कुछ जी जी गुजारिश, इंसाफ के तराजू जो हैं वो अमीर गरीब के लिए बराबर नहीं है। इसी तरह ये जो फेक न्यूज है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो स्टोरी उसके अगेंस्ट होगी वो फेक न्यूज होगी, जो स्टोरी उसकी फेवर में होगी, या वो जो स्टोरी खुद चलवाएंगे या देंगे अपने किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट में, वो फेक न्यूज से बाहर होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी बात का खदशा है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो शराज ने अभी कहा ना कि अमीर गरीब के लिए पलड़े, तो भाई इंसाफ की देवी जो है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उस बेचारी को क्या पता कि किस पलड़े में क्या है और क्या नहीं है। बाकी जो अहम बात है कि ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की अगर बात हो रही है, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इनका नाम सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में डाला गया है, तो ये ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21, यानी ये वो बोर्ड है जिसके पास ग्रेड 22 की प्रमोशन का भी इख्तियार नहीं है। अगर हाई पावर्ड बोर्ड में डाला गया है तो फिर इसका मतलब है कि ग्रेड 22 की उसके पास प्रमोशन का इख्तियार है। तो हमारे जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनके अजाइम इतने बुलंद हैं कि वो सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी का रुकन बन के जो है वो अब जीत के अगर वो बजा रहे हैं डंके, तो मैं सलाम पेश करता हूं उनकी सियासत को और उनके सियासी एक शर्त और एक मुतालबे के मानने के बाद पीका एक्ट की हिमायत मिली है। चलें जी, वो क्या कहते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, वो आपने इंसाफ की देवी की बात की ना कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उसको दिखाई नहीं देता,
तो बहुत सारी जगहों पर एक और मामला भी है जिस पे बहुत ज़्यादा डिले हुआ है इंसाफ में, बार बार उसका जिक्र होता रहा। मैं मलिक रियाज साहब की बात कर रही हूँ, इतना डिले क्यों हुआ है? और जब हम डिले की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, तो एक वक्त वो भी बताते हैं कि मेरे पास 25 से 30 साल का डाटा पड़ा है, शायद इससे भी ज़्यादा का। इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ये 2025 है, लेकिन हम आपको लेकर चल रहे हैं मई 2012 में क्या हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, किसने क्या बोला था, केस कौन सा था। झलक देखिए फिर आप समझ जाएंगे खुद। गुफ्तगू आपने सुनी, मैं चाहूंगी कि इस पे फौरन से ही हम चले जाते हैं। काशिफ रफीक साहब आपकी तरफ। देखिए, मलिक रियाज साहब ये वो मशहूर और मरूफ शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में ये एक नई लिविंग को जो इंट्रोड्यूस कराया। बड़े शानदार कारोबारी जेन है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट जेन है, और उतना ही ब्रिलियंट जेन है कि किसको फ़ायदा देना है और फिर उसका राज कैसे रखना है, किस किस को हमने रिश्वत देनी है, किस किस को प्लॉट देना है, घर देना है, ओहदा लेके देना है, माल देना है, बैरून मुल्क नवाजना है, और उसके बाद उसका राज भी रखना है ताकि वो कहीं मुकर ना जाए और हमने फिर उससे अपना काम चलाना है, अपना धंधा चलाना है। क्यों 25-30 साल उन्होंने रिकॉर्ड रखा? क्यों नहीं? क्यों लोगों के राज है? मैं कहता हूं कि मलिक रियाज साहब इस पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान अगर करना चाहते हैं ना, वो 25-30 साल का रिकॉर्ड जो उनसा है ना, वो राज खोल दें। पता तो लगे कौन कौन से पर्दा नशीन है जो रातों रात अरबों खरबोपति हो गए, किस किस को नवाजा गया, वो मेरी बिरादरी से हो, वो ब्यूरोक्रेसी से हो, वो कहीं और से हो, सबके राज खोलें, बताएं कि आपने खरबों रुपए पाकिस्तान से बनाए और कैसे बनाए। आप ये देखें, मलिक रियाज साहब जैसा बंदा, हर दौर के चीफ जस्टिस के साथ उनका राब्ते, हर दौर के वजीर आजम के साथ उनके राब्ते, तरीकाकार एक ही है, सिर्फ लोग चेंज है, मूर्तें चेंज है, शख्सियात चेंज है। जैसे मैं कह रहा था ना कि पीका एक्ट में तमाम सियासतदान चाहते हैं कि ये कदगन लगे, इसी तरह मलिक रियाज साहब का। अब उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी साहब, क्या शानदार उन्होंने तहरीक चलाई, रेकोडेक में पाकिस्तान को कितने $100 मिलियन का नुकसान हुआ, स्टील मिल का हाल वो क्या करके गए, अपने बेटे को उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए निकाल दिया, आग कर दिया, पता लगा अंदर खाते मामला चलते रहे। क्या उस इफ्तिखार चौधरी को कोई पूछने वाला है कि नहीं है? मेरे दोस्त कह रहे थे कि इंसाफ की देवी यहाँ पे, यही तो जुल्म है इस मुल्क के साथ कि यहाँ पे इंसाफ की देवी की आंखों के ऊपर पर्दा है। अशराफिया के लिए इंसाफ और आम बंदे के लिए इंसाफ और। अशराफिया के लिए इंसाफ हो तो एयरपोर्ट पे अंगूठे लगेंगे, आम बंदे के लिए इंसाफ हो तो जमानत भी नहीं मिलेगी, जुर्माना भी नहीं होगा। इन्हीं मलिक रियाज साहब ने क्यों लोगों को नवाजा, क्यों उनके राज रखे? इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है ना, सरवाइव भी नहीं कर सकते आप पाकिस्तान में ये किए बगैर। निसार साहब आए, साकिब निसार साहब के हुक हो गए, अच्छा आप जरदारी साहब के साथ हुक हो गए, आप नून लीग के साथ हुक हो गए, आप इमरान खान साहब के साथ हुक हो गए, और जो लोग इनसे फैज़याब होते रहे वो सारे जेलों में गए। और मलिक रियाज साहब दुबई में एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो अल्लाह को माने, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की हुकूमत को, किसी को तो ये सोचना चाहिए कि खुदा को माने इस मुल्क में एहतसाब नाम की कोई डिटरनेस कायम कर दे ताकि लोगों को खौफ आए, करप्शन नहीं करनी। नहीं तो हर बंदा कहता है आज ओहदा है, अपना माल बनाओ, हाथ रंग लो, और जो बना सकती हो बनाओ, आने वाली 100 नस्लों के लिए बना के चले जाओ, पता नहीं उनको बाद में क्या हो तो क्या ना। अच्छा ठीक है शराज साहब, काशिफ साहब ने जब मलिक रियाज साहब का नाम लिया तो ही सेट के वो बहुत जीनियस हैं। चले उन्होंने एक अच्छा लिविंग स्टाइल दिया पाकिस्तानियों को, यहाँ पर बड़े तरीके से उन्होंने कारोबार किया, तो थोड़ा क्रेडिट तो ये भी देना चाहिए ना कि जिन्होंने बहती गंगा में हाथ जब वो धो रहे थे, जो लोग भी उनकी बहती गंगा में, तो वो साथ साथ वीडियो एविडेंसेस भी रखते रहे। तो सर वो तो एक तरीका कार है ना, यही चल रहा है पाकिस्तान में। आसमा साहबा देखें, दो चीजें मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। मलिक रियाज साहब ने जो किया है, जो गलत काम है, जो केसेस हैं, डेफिनेटली उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर होना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। ठीक है। मगर अगर मैं अभी की बात करूं तो ये पहली दफा नहीं हुआ कि जिस तरह आपने अभी इफ्तिखार चौधरी वर्सेस मलिक रियाज दिखाया, उससे पहले भी इसके बहुत ज्यादा कुछ एपिसोड्स उनके छोटे बड़े लोगों के साथ चले, उसके बाद में भी चले, अभी वाले मामले में भी वो मुल्क से बाहर चले गए। मगर मामला यहाँ पे ये है कि इस वाले मामले में उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे, और वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, जो सारा का सारा डिले हुआ और जो अब जाके उनके वारंट गिरफ्तारी निकल रहे हैं, उन्हें इख्तियारी करार दिया जा रहा है। साहब वो गवाही दे या ना दे, हकायक सबके सामने 190 मिलियन पाउंड आया, ये सब कुछ पहले भी मौजूद थे। ये सारी चीजें उनके खिलाफ पहले भी चल रही थी। उनके वो ही नोज हाउ टू डील एंड एक्ट विद दैट एज वेल। और उनका शेवा ये रहा है कि उन्हें पता है कि मीडिया को कैसे चुप कराना है, जुडिशरी को कैसे चुप कराना है, सियासतदानों को कैसे चुप कराना है, रियासत को कैसे चुप कराना है, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे चुप कराना है। ही नोज द वे। तो अगर एक बंदे ने उन्हें पैसे दिए हैं और उसने सारे एविडेंस रखे हुए अपनी स्किन को सेव करने के लिए, तो अच्छी बात है, लाना चाहिए।
क्योंकि वो इसी मौके के लिए रखे होंगे कि कल को जब वही लोग जो उनके टुकड़ों पे पलते रहे हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेंगे या कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे तो फिर वो लोग करें। वजह इसकी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना 129वें नंबर पे है 142वें में, एंड सेम गोज विद आवर मीडिया एज वेल जो 152वें नंबर पे है। और इस बिल के बाद और बाकी चीजों के बाद जो इस साल की रेटिंग आएगी, मुझे यकीन है कि हम 4-5 दर्जे तरक्की करके और नीचे दलदल में गिरेंगे। तो जब ये सारी सूरत हाल है और आप हमारी अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है आप उसको भी अगर एवेल्युएट करें तो हम दुनिया के वर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम में स्टैंड कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें एक मलिक रियाज नहीं, कई छुपे मलिक रियाज भी होंगे जो सामने नहीं आ रहे होंगे। कल को जब उनके स्कैम भी आएंगे तो आपको यही जुडिशरी यही लोग नजर टाइम कम है मेरे पास। शराज साहब, मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो सारा मामला है, जिस तरह से उनके पास बहुत सारे लोगों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, वीडियो एविडेंस है, ये जो भी लिखत पढ़त उनके पास जिस सूरत में भी चीज़ें मौजूद हैं, आपको लगता है कि फिर इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि जिन्होंने कार्रवाई करना है वही कहीं ना कहीं मुस्तफीद हुए हैं, तो फिर कैसे सर होगा ये सारा पॉसिबल? देखिए, बात यह है कि कोई मुस्तफीद हुआ है या नहीं हुआ और कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता। कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। जब वो ये दावा कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूं कि आप दुबई के साथ मेरा ख्याल शायद हमारी एक्स्ट्राडिटी भी शामिल वो हुई है, हाँ। तो उन्हें तो वतन वापस आना चाहिए। किसी भी पर्दानशीन का नाम आता है या नहीं आता, कोई उसमें सियासतदान है या कोई मीडिया पर्सन है या कोई वो, ये सारी बातें जो है ये बहसें जो है ना उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक हम उनके ऊपर हाथ डालने की पोजीशन में नहीं है। जब आप हाथ डालने की पोजीशन में होंगे तो ये सारी बहसें पहले भी होती रही हैं। वो एक दो के नाम वो मर्जी से लेते रहे, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो या किसी और के साथ खड़े हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जी मेरे पास इतने लोगों के नाम है या 25 साल की वो चीजें हैं, तो तब तो उन्हें जरूर जो है वो पकड़कर लाकर उनसे पूछना चाहिए, जनाब ये जितने भी हैं इसमें कोई 4 सियासतदान हैं, कोई 50 ब्यूरोक्रेट हैं या जो कोई भी है, उसको अवाम के सामने लाना चाहिए। जब उन्होंने ये दावा कर दिया उन्हें अपने दावे को सच साबित करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दुनिया के ठीक हो गया सर। ये वैसे ये सर बड़े मजे की बात आपने की है कि जो भी पाकिस्तान में कहे ना कि मेरे पास वीडियोस हैं, तो उसको ले आए आप अवाम के सामने और उससे पूछें कि जी आप बताओ कि आपके पास। बिल्कुल सही बात है ना, दावे ना करें। तो सर फिर इस तरह तो एक सूबा जो है वो अपनी वजीर आला से ही वो हो जाएगा। क्या कोई वजीर आला से हो ना हो, कोई वजीर हाथ धो बैठेगा, हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब जरूरत पड़ती है तो फिर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम को भी तो हम जेल में डाल ही लेते हैं ना। ठीक है, हमने नवाज शरीफ को भी डाल लिया, इमरान खान को भी डाल लिया। जब वजीर आजम जेल जा सकता तो फिर इस मुल्क का हर शहरी जो है वो जा सकता है, चाहे वो वजीर आला हो, गवर्नर हो, वो कारोबारी फर्द हो, वो ब्यूरोक्रेट हो। सर मुझे तो लग रहा है हम ही जाने वाले हैं कुछ देर में। ये पैका एक्ट को मंजूर होने दें जरा सेनेट से। शहजाद साहब यार देखिए, मैं माजरत खाऊं आप तमाम दोस्तों से, आप सारे लोग जेलस हैं। मलिक रियाज साहब मेरे लिए एक आइडियल शख्सियत है। मेरी कम नसीबी कि मैं आज तक उनके सामने रूबरू नहीं हो सका, वगरना शायद मैं उनके जिंदगी शायद वरना आपके भी वीडियोस होते उनके पास, कुछ लेते देते उनके रूबरू होते तो के ऊपर किताब लिखता। अच्छा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि एक वीडियो सेंटर खुला था जहां से वीडियोस का इंकशाफ हुआ था 2018-19 में। अब उनके मुकाबले पे एक और वीडियो सेंटर आ गया है और हमें दोनों तरफ से वीडियोस किराए पे मिल सकती हैं। तो हमें खुशी का इजहार करना चाहिए कि वीडियो सेंटर्स खुल रहे हैं, हो सकता है कोई और भी हो। और मजे की बात, ये जो मलिक रियाज साहब ने कहा है ना कि मेरे पास वीडियोस हैं या मेरे पास, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार मैं सिलेक्टिव गवाही नहीं दूंगा, फिर मैं सबका बताऊंगा, जिसने जो मुझसे लिया हुआ है वो मैं सारे का सारा बताऊंगा। बानी का भी बताएंगे सर। ये बानी से इतनी सच्चियां मोहब्बतें क्यों हैं उनको? ये उसके कारोबारी असूल के खिलाफ है। अगर वो गवाही देगा तो सबके खिलाफ देगा, नहीं तो किसी के खिलाफ नहीं देगा। और दूसरी बात, एक डायरी है सुर्ख रंग की जो रायविंड में पड़ी है, जो लोग 85-84 से लेके ऑनवर्ड जो आज तक मुस्तफीद हुए हैं उन सब का नाम उसमें लिखा हुआ है। नोडेरो वाले जो भाईजान हैं उनके दिमाग में ये सारी मालूमात फीड है। और एक तीसरे साहब हैं, वो उनकी मिसेज की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो एजेंसियों के पास महफूज हैं। और एक अब इनके पास कोई बात नहीं शहजाद साहब, वक्त पड़ने पर आप डायरी की बात कर रहे हैं सर, वक्त पड़ने पर तो खून भी सफेद हो जाता है। आप किस लाल डायरी की बात कर रहे हैं शहजाद साहब? मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बस सिर्फ जो है ना मलिक रियाज साहब से कहे, मैं उन पर किताब लिखना चाहता हूँ उनकी अजीम शान कामयाबियों के ऊपर। तो अगर आप में से किसी भाई का कोई राब्ता हो तो प्लीज मेरा जरा ऑन एयर आपका पैगाम पहुंच जाएगा। चलिए जी, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का, काशिफ साहब, शहजाद साहब, नौशाद साहब और शराज हसनात साहब। ना वो भी साफियों ने लिखी हैं
और जो कॉलम भी लिखे गए हैं वो भी आपको पता है आपके 2 सहाफी लिखते रहे, तो अगर आप भी उसमें मुस्तफीद होना चाहते हैं तो मैं उन सहाफियों के जरिए आपका पैगाम पहुंचा सकता हूं। हो सकता है वो उनमें से कोई सहाफी फारूकी साहब का वैसे दोस्त हो और मनन के नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं लेट हो गया। नाज़रीन, ये बहस मेरे ख्याल में अभी जब हम नेक्स्ट मंडे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं शायद हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी उनमें आ जाए। नेक्स्ट मंडे आपसे, कमिंग मंडे आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।